नीतीश कुमार के बारे में पहले कि नीतीश कुमार के सितारे क्या हैं। बहुत सारे लोग रिटायर कर लेना चाहिए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब हमको नीतीश कुमार के साथ कितना जाना चाहिए या कहां पर हमको अपनों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तेजस्वी यादव का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? लेकिन बहुत दूर है, मतलब देयर इज। क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को जीता है? नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली काफी सशक्त है। राहुल गांधी का भविष्य क्या है? अगर प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? शीर्ष स्थान पर बैठना उनके लिए थोड़ा सा कि राहुल गांधी और उनकी प्यारी बहन प्रियंका वाड्रा, क्या ये दोनों की जोड़ी राजनीति में कुछ कमाल कर पाएगी? यदि हम दोनों को अलग अलग कर दें तो शायद। क्या आने वाले दिनों में कुछ लालू परिवार पर खतरा मंडरा रहा है? यानी कि जब तक सरकार नहीं छोड़ेगी कि हाँ अब तुम जो हो। आपने अभी तक कितनी दुनिया देखी है? और सब लोगों का ये शौक है, एक ख्वाहिश है कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। चार्ट में इस तरह के कोई संयोग होते हैं कि जिसकी वजह से वो आदमी वायरल हो जाता हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अचानक से सोशल मीडिया के अंदर कई सारी बातें आने लग गई हैं कि अगले 2 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी चली जाएगी, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान के अंदर कोलाहल मचने वाला है। कोई कह रहा है ट्रंप बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया पोजीशन ले लेगा। मतलब एक डिस्टरबेंस, हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है। और ये सारी बातें कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे हैं और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि इस तरह की क्लिप्स काफी वायरल हो रही हैं। खैर, तो हमने सोचा कि पॉलिटिक्स पे तो हम लोग हर दिन बात करते ही हैं, हमारे कैलकुलेशन से तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है इसके ऊपर ऑथेंटिक, जो निष्पक्ष इस तरह के एस्ट्रोलॉजर जो इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं उनको ढूंढा जाए। तो पूजा जी ने हमारी मदद की और पूजा जी ने कहा कि एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे कि आगे आने वाले समय में, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उसमें क्या एस्ट्रोलॉजी या सितारे कहते हैं। बिल्कुल, तो नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कैपिटल टॉक में आपका। और जैसा कि सर ने बताया कि हमने रिसर्च किया, हालांकि सच कहूँ तो रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गूगल सर्च में अगर सबसे ज्यादा किसी एस्ट्रोलॉजर को सर्च किया जाता है तो वो खास मेहमान हमारे साथ है। राजनीति की दृष्टिकोण हो, पर्सनल व्यक्तिगत के दृष्टिकोण से देखा जाए या जीवन में तो कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो आपको बताता है कि कब क्या करे, कैसे करे। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए आज के पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, जो है डॉक्टर विनय बजरंगी। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सर, आपका नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपने कहा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिक, मतलब हर घर तक फेमस हो चुके हैं। इनकी जितनी भी भविष्यवाणी है सब 100% साबित हुई है। नहीं, मुझे तो और भी बहुत सारी चीजें पूछनी है, क्योंकि मुझे तो मेरे ही डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं है और साल कौन सा है ये भी नहीं मालूम है। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो मैंने कहा, जो पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पे कोई खतरा है? देखिए, मैंने काफी गणना की है इसकी, और इस संबंध में मैं अभी से नहीं लेकिन काफी समय से बता रहा हूं। तो गणना के हिसाब से कुछ नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप एक बच्चे को एग्जाम देना है, मान लीजिए, और एग्जाम फ्राइडे को है और 15 दिन से उसके मन में बहुत सारी शंकाएं आएंगी, मन में उछाल आएंगे, भावनाएं कहेंगी पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, ये चैप्टर करूं ना करूं, ये क्वेश्चन करूं ना करूं। तो बहुत सारे ऊपापोह चलते रहते हैं दिमाग में जब तक वो एग्जाम देने नहीं जाता है। राइट। एग्जाम जिस दिन दे देता है तो जब बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि हुआ क्या है आखिर। तो ये सब कुछ वही चल रहा है। लोगों के मन में राहु और चंद्रमा जो है अलग अलग किस्म के अटखेलियां खेल रहा है। किसी को लग रहा है कि ऐसा होगा, किसी को लग रहा है वैसा होगा। कोई छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर देता है। कोई ये समझता है कि ये बात जो है वो बिल्कुल डिटरमिनेंट होगी, यानी कि वो किसी के भविष्य को तय कर सकती है। लेकिन भविष्य तो कुंडली से बंधा हुआ है, हॉरोस्कोप से बंधा हुआ है। एक बार हॉरोस्कोप ने ये कह दिया कि कुछ होने वाला नहीं है, तो बीच में छोटे मोटे ऊपर उतार चढ़ाव, धुआं धुंध ये होता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली या अंतोगत्वा होना कुछ नहीं है। वो बिल्कुल आसीन रहेंगे, निश्चिंत रहिए। कब तक रहेंगे?
देखिए इस टर्म में तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। राइट। हाँ। इसमें पूरा का पूरा टर्म बिना किसी परेशानी के वो निकाल देंगे। लेकिन मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, आप तो ये दावा कर रहे हैं कि 4th टर्म भी कंप्लीट करेंगे। इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या आप उनको वोट नहीं करने वाली? देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक चीज के ऊपर, जैसे भवन का निर्माण होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसकी एक फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन से भवन कितना अच्छा बना है या अच्छा रहेगा या कितने साल चलने वाला है, वहां से उसकी गणना होती है। तो नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली काफी सशक्त है, उनके आसपास लोगों की कुंडली काफी सशक्त है, जो कि ये बताती है कि उनकी नींव बहुत मजबूत है। और छोटे मोटे इधर उधर के जो राहु के भ्रम आएंगे, जो चंद्रमा की जो जो ऊपर उतार चढ़ाव होंगे मानसिक, वो ज्यादा उनको परेशान नहीं कर पाएंगे। और वो जो उनके आइडियाज हैं वो भारतवर्ष के ऊपर इम्प्लीमेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4th टर्म आसानी से कंप्लीट करेंगे? ये टर्म में तो कहीं गया नहीं, 4th टर्म भी चिंता मत कीजिए कि अब वही ये रहेगी। बताइए, तो इसका मतलब ये जो लोग इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, 2 महीने में सरकार गिरने वाली है, हालांकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में कुछ नहीं होने जा रहा। क्योंकि सवाल ये भी है ना कि अगर आप इस तरह की बातें करते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो सामने वाला है उसकी गणना कैसी चल रही है। ये एक, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मिसकैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, ढंग से वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं और राहु केतु के मूवमेंट के ऊपर इस तरह का प्रेडिक्शन कर देते हैं। देखिए सारे बहुत अनुभवी हैं, सारे अपने विधा के अंदर माहिर हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका मन क्या कहता है उस समय, क्योंकि आप भी निष्पक्ष नहीं होते हैं। बहुत ऐसा होता है, एम्पायर को जैसे निष्पक्ष होना पड़ता है, इसी तरह से एक ज्योतिषी को भी निष्पक्ष होना चाहिए, तभी जाकर वो कोई गणना कर पाएगा या इवैल्यूएशन कर पाएगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसी प्रकार से आंसर करने की चेष्टा करते हैं, और वो सरसरी तौर से होता है, यानी कि उतनी डेप्थ में नहीं होता है जितना होना चाहिए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि 2 ज्योतिषी बैठे हुए हैं और 2-3 लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं। एक पूछता है उनसे कि बताइए कि क्या होगा, कि ए जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और वही उसी समय एक दूसरा उसी क्षण ये पूछता है कि बी जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अब ज्योतिषी जिनका मन या जिनका तरीका सिर्फ प्रश्न कुंडली के ऊपर होता है, वो ए के लिए उसको रखेंगे लगन के अंदर और बी वाला भी उस बी को रखेगा लगन के अंदर। तो जो फैसला होगा वो इनका अलग होगा, उनका अलग होगा। अगर उनको थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करने का अनुभव होगा, यदि वो ये जानते होंगे कि राशि किस प्रकार से एक्ट करती है, जो व्यक्ति का नाम है वो किस प्रकार से एक्ट करता है, जो जो वॉवल्स होते हैं उस व्यक्ति के नाम के अंदर आ रहे होते हैं वो किस प्रकार से एक्ट करते हैं, और कौन सा बीज इस समय एक्टिवेटेड है। जब मैं बीज की बात करता हूं तो चंद्रमा कौन से नक्षत्र के अंदर है, चंद्रमा जो है वो कौन से शब्दों को एक्टिवेट कर रहा है, कौन से ग्रह किसको वेद कर रहे हैं। अगर ये सब उनको पढ़ना आता है तो वो फिर अपनी कथन के अंदर कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं काफी सारे पॉडकास्ट जैसे आप देखते हैं, मैं भी देखने की चेष्टा करता हूं कि आखिरकार उन्होंने क्यों बोला, ये कहां तक ये कितनी सच्चाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी परेशानी के अंदर या किसी दबाव के अंदर या किसी बायस के अंदर गणना जो है वो एक स्तर पे आके रोक देते हैं, उसको अंदर बारीकी तक नहीं जाते हैं, या तो आता नहीं है या जाना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को ये डर सता रहा है कि सरकार में कुछ होने वाला है, बदलने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाने वाली है, वो आप निश्चिंत हो जाइए। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल गांधी का भविष्य क्या है फिर? अगर प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए गजब की नेतृत्व क्षमता है, और मैं गजब की जब बोलूंगा तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने संभाल रखा है नेतृत्व के जरिए, नो डाउट। और अपनी बातों को मनवाने की भी क्षमता है उनके अंदर। और आप ये देखिए कि जब वो कोई नई चीज लेकर आते हैं तो
पूरी की पूरे विपक्ष को अपने साथ जोड़ लेते हैं, चाहे वो सिर्फ भावना से एक पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर जुड़े हों, लेकिन जुड़ जाता है। और उसके चक्कर में नैरेटिव पूरे देश का कुछ समय के लिए बदल जाता है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि 2 महीने के अंदर जाने वाली है, तो ये नैरेटिव चेंज करने की क्षमता तो उनके अंदर है ही है, चाहे वो ज्योतिषी का कर दें, चाहे वो किसी एक पक्ष का कर दें, ये तो उनके अंदर क्षमताएं हैं ही हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके अंदर वो क्षमताएं नहीं हैं जो कि एक राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें, यानी कि वो शीर्ष स्थान पर बैठना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जहां तक पार्टी की बात है, तो पार्टी को शायद वो सहेज लें, हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए विपक्षियों को इकट्ठा कर लें अपने साथ, ताकि एक पक्ष बन जाए, राइट। उनके अंदर स्ट्रेंथ वो मस्टर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए एक नैरेटिव को चला सकते हैं। हो सकता है कि जब वो नैरेटिव डाई डाउन हो जाए तो एक नया नैरेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो है। अभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्या इनका ये बेस्ट है? मैं कहूंगा कि इट इज मोर देन बेस्ट। तो उनके पास उनके जो तारे हैं, जो अपने ग्रह हैं, और जिस प्रकार से उनकी कुंडली की संरचना है, और इस समय जो ग्रह गोचर चल रहा है, उन्होंने उनको बहुत कुछ दे रखा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से, फिर भारत के हॉरोस्कोप के हिसाब से, और फिर भारत की जो जनता है उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये सब अलग अलग हॉरोस्कोप होते हैं, इसको पढ़ना नितांत आवश्यक होता है कि आपके ऊपर कौन सा रूलर जो है वो राज करेगा, और आपको उससे क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा, इसको पढ़ना भी नितांत आवश्यक है। तो उसके हिसाब से कुंडली तो ये नहीं कहती कि ऐसा कुछ होने। सर, राहुल गांधी को लेकर सबसे ज्यादा अगर कुछ सवाल उठता है तो वो यही पूछते हैं लोग कि भाई शादी कब करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ही इज ऑलरेडी मैरिड, क्या है? देखिए, मैं इस मंच से उनकी मैरिज के संबंध में या शादी क्यों नहीं कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उनकी एक पर्सनल बात है, और वो ऐसी पर्सनल बात है जिसको बारे में वो बताना नहीं चाहते, उसको उजागर नहीं करना चाहते। और जब कभी उनसे कोई पूछने की चेष्टा करता था, आज से 7-8 साल पहले, जब तक वो भारत के हिसाब से मैरिजेबल एज के अंदर थे, तब उसको वो अवॉइड करते थे, यानी कि वो नहीं उसको बताने की चेष्टा करते थे। मुझे हंसी आ गई, आपने कहा कि 7 साल 8 साल पहले मैरिजेबल एज में थे, अब वो मैरिजेबल एज के बाहर थे। देखिए, भारत की सेटिंग जो है वो एक अलग तरीके से चलती है, ये वर्ल्ड की सेटिंग नहीं है। देखिए, मैं इंटरनेशनल हॉरोस्कोप से भी देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो वहां पर एक 75 साल का लड़का आदमी और एक 75 साल तक की लेडी भी ये सोचती है या पूछती है कि मेरा विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इंडियन परिप्रेक्ष्य में ये बात जो है वो एक समय के बाद क्वेश्चन पूछना लोग बंद कर देते हैं। रिश्तेदार भी 40 साल का बच्चा हो जाए या 45 साल का हो जाए तो नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी, ये भी नहीं पूछते। जो 25, 30, 35 साल तक तो खूब पूछता है, हर कोई पूछता है, पड़ोसी भी पूछेगा कि भाई कब बारात में ले जा रहे हो, कब नहीं ले जा रहे हो, लेकिन इस समय तक आता नहीं पूछते हैं। तो अच्छा, अब क्या है कि 7th हाउस, और सबसे बड़ी बात यह है कि नवांश के अंदर का 7वां भाव। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो कि संकेत से बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पर राहु की प्रबल छाया है। राहु का मतलब होता है कि धुआं, राहु का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि संसार से छुपी हुई हो, ये समझने की कोशिश कीजिए। वहां पर शुक्र का भी बोलबाला है, यानी कि वीनस का भी बोलबाला है। तो राहु और शुक्र मिला के जब एक छदम्ब क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता चलता ही नहीं है कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। अगर मैं इसको ब्लाइंड इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखूं तो व्यक्ति की शादी होना मुश्किल होता है, लेकिन वो शादी के जितने सुख होते हैं बच्चे होने के अलावा वो सारे के सारे प्राप्त कर चुका होता है। लेकिन अष्टम भाव, अब देखिए 7वां भाव और अष्टम भाव में फर्क होता है। 7th हाउस इज योर मैरिज, 8th हाउस इज प्लेजर विदाउट मैरिज। तो अष्टम भाव उनका एक्टिवेटेड रहता है, 7वां भाव जो है उनका इंडियन परिप्रेक्ष्य के हिसाब से एक्टिवेटेड नहीं है। तो शादी इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंट ड्रीम। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि वैदिक ज्योतिष में इसके उपाय होते हैं। उपाय का मतलब ये होता है कि कोई मेरे पास आए और कहे कि साहब मेरी शादी नहीं हुई, अब मेरे माँ बाप ने भी देखना बंद कर दिया, 2-4 नाते रिश्तेदार थे जो मेरे बार खैरख्वाह थे और मुझे बताते थे कि शादी कर लो, वो भी अब नहीं पूछते, अब मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अब मैं सोचता हूं हो जाए। तो ऐसे में यदि वो आएंगे और अपने
ये समझिए कि सैटर्न को साइड में रख दें, यानी कि जो एक तरीके से अपने जो अहम होता है उसको साइड में रख दें, जो गुरूर होता है सूर्य को साइड में रख दें, तो विवाह जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभी भी संभव है, लेकिन थोड़े से उपाय करने पड़ सकते ये आप हैं। सुन लीजिए, डॉक्टर बजरंगी ने बहुत बड़ी बात कह दी। वो सारे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, वो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो उपाय भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहना चाहते हैं तो सोनिया गांधी तक भी ये खबर आप दे सकते हैं कि अगर उनको घर बसाना है बेटे का, तो ये उपाय किया जा सकता है। एक बात आपने बीच में कही, मैं उसको बस ऐड कर दूं जी। कि आपने सारी बातें इशारे में की, ये आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन नेता का कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होता। नथिंग इज प्राइवेट अबाउट अ पब्लिक फिगर। ये हमारा जानने का अधिकार है कि जो व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है या उसका दावा कर रहा है, कोई मंत्री है, उसका पर्सनल और प्राइवेट लाइफ वो क्या करता है, किससे मिलता है, कैसी इसकी दोस्ती है, वो अकेले में क्या करता है, ये हर सिटीजन के जानने का वो अधिकार होता है। बिल्कुल खैर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में है। ये राहुल गांधी और उनकी प्यारी बहन प्रियंका वाड्रा, क्या ये दोनों की जोड़ी राजनीति में कुछ कमाल कर पाएगी? मुझे लगता है कि यदि हम दोनों को अलग अलग कर दें हाँ। तो शायद कमाल करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर उनका युग्म हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो जो सुप्रीमेसी फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सूर्य का हमको बल नहीं मिलता, सूर्य का मतलब सत्ता का बल नहीं मिलता। तो यदि हम दोनों को अलग कर दें और डायरेक्शन अलग अलग कर दें, सिस्टमाइज्ड अलग अलग कर दें, और लोगों को ये बताएं कि ये व्यक्ति बस यहीं तक रहने वाला है और ये व्यक्ति जो है अगर आएगा तो ये टॉप पे आएगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। अब ये मैं संकेत से भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को इकट्ठा करने से उनका जो परेशानी का लेवल है, परेशानी का लेवल का मतलब ये है कि जो उनके अंदर एक चाहत है नेतृत्व की, वो पूरी नहीं हो। भाई आपका संकेत तो बड़ा गहरा है। एक और एक 11 होता है, लेकिन यहाँ एक और एक -11 हो जा रहा है। जी सर। बिहार पे आते हैं। हाँ। अभी हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार के बारे में पहले कि नीतीश कुमार के सितारे क्या है, बहुत सारे लोग कह रिटायर कर लेना चाहिए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो नेतृत्व के लायक नहीं है, लेकिन अभी भी लोग उनके समर्थन में हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा उनको वोट करती हैं। आपको क्या लगता है, उनकी कुंडली से क्या पता चल रहा है कि अभी ही विल स्टिल बी देयर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति अगर सपोज पावर में है और वो सो रहा है, मान लीजिए, तब भी पावर में तो है ही है, चाहे बिना वो किसी डाउट के। कोई निर्देश ना दे रहा हो, कोई काम ना कर रहा हो, लेकिन अपने कमरे में सो रहा है, पता है कि अंदर शेर बैठा हुआ है और वो सो रहा है। सितारे उसके इतने बुलंद हैं। सितारे इसके बुलंद हैं उसके कि लेकिन मैंने इसके बारे में काफी दिनों पहले चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि इस बार जो उनका जो सितारा है वो नीचे आ रहा है और ही इज नॉट देयर विद द फुल फोर्स, और उनकी फोर्स के अंदर जो सेंध लगी हुई है, और इस बात को उनके जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर दल है, उसको समझना चाहिए कि अब हमको नीतीश कुमार के साथ कितना जाना चाहिए या कहां पर हमको अपनों को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो बात जो कि पहले थी उससे कुछ हल्की हो चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर हर कदम पर एक नई चाल होती है, और वो चाल जो है वो जो भी पॉलिटिक्स के अंदर रहना चाहते हैं उनको समझनी है कि कैसे उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी, गिरते हुए इंडेक्स को भुनाया जाए, लेकिन जो शेर है वो सो रहा है। वो सो रहा है। अब लालू परिवार एक चैलेंजर के रूप में आ रहा है। तेजस्वी यादव का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप? किस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या वो जेल भी जा सकते हैं? कई सारी चीजें हैं ना आजकल हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री ने कैसा वो कानून वो लेकर के आ रहे हैं कि जेल गए नहीं कि आपकी कुर्सी भी जाएगी। ये क्योंकि बहुत सारे लोग एक यंग लीडर के रूप में, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, तेजस्वी यादव में एक अच्छा लीडर देख रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बार नेतृत्व के पास पहुंच पाएंगे, कुर्सी पे बैठ पाएंगे?
देखिए उनके बारे में भी मेरी थोड़ी सी स्टडी है। राइट। और वो स्टडी जो है वो ऐसी है कि अ, मतलब कि बहुत पास में है मामला लेकिन बहुत दूर है। मतलब देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप्स जिसको बोलते हैं। ओके। तो ऐसा लगेगा कि बहुत पास में है, लेकिन जो असली में ग्रह उनको पदासीन करेंगे उस लेवल पे जिस पे आप कह रहे हैं वो दूर हैं। और उनको अपने बारे में वास्तव में कुछ बहुत अच्छे अच्छे उपाय इस समय करने चाहिए। और उपाय से मेरा मतलब ये है कि पब्लिक इमेज की बात तो एक अलग है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल इमेज और अपने जो क्रियाकलाप पहले हैं उनको सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। और उनको वास्तव में केतु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि केतु उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें कराता है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो छटपटाता है, उसको लगता है कि बहुत पास में है, लेकिन केतु उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर रखने की कोशिश करता है। तो ही शुड बी रियली वर्शिपिंग केतु। और केतु का वर्शिप जो होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर जाकर अपने 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 किए कराए की माफ़ी मांगने का काम होता है कि मैं इससे दूर रहने की चेष्टा करता हूँ, या ये मैं यहाँ बंध रहा हूँ तो इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर्मा करेक्शन है, उनको करना चाहिए। और मेरा उनको एक बहुत प्यार भरा सुझाव है कि वो ये है कि इस बार प्रयास वो करें, क्योंकि उससे जनमानस होता है, इससे बेस बनता है और इससे आपका जुड़ाव रहता है। लेकिन यदि इस बार आपको तख्त ना मिले तो चिंता मत कीजिएगा, थोड़े से और सख्त हो जाइएगा। 4-5 साल के बाद आपकी दशाएं थोड़ी सी और अच्छी हो रही हैं, ओके। परिवर्तित हो रही हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत लंबे काल के लिए सत्ता का सुख जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो सकता है। तो इस बार थोड़ा सा दूर है मामला, लेकिन फिर भी किंग नहीं होंगे तो वहां पर भूमिका जरूर निभा जरूर सकते हैं। निभाएंगे। तो आपने किंग का जिक्र किया, तो क्या चिराग पासवान किंग मेकर बन के उभरेंगे इस बार के इलेक्शन में? देखिए, उनकी कुंडली और उनके फादर की कुंडली में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। अगर जो जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जानते हैं और उनके वो D10 चार्ट को, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, D10 चार्ट को, उनके फादर के चार्ट को पढ़ने की चेष्टा करें और चिराग जी के D10 चार्ट को पढ़ने की चेष्टा करें और उसके अंदर जो प्रिंसिपल है एक्टिवेशन का उसको अप्लाई करना शुरू करें, तो ये देखेंगे कि पिछले 40 सालों के अंदर जब जब सत्ता का परिवर्तन होना आरंभ होता है, उनका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो किंग मेकर की भूमिका के अंदर आ जाते हैं। तो ये उनको अपने पिताजी से इतनी अच्छी विरासत मिली हुई है कि वो उसका जो एक तरीके से जो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। लालू यादव कहते थे कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है। उनको पहले ही मालूम चल जाता है कि सत्ता किधर जाने वाली है, और हर वो सरकार किसी की भी होती है, रामविलास पासवान यूज्ड टू बी द मिनिस्टर। और यही आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जो है वो। एक और सवाल रह गया तेजस्वी के बारे में, क्या उसको अपने बड़े भाई का साथ मिलेगा या घर परिवार में, क्योंकि जो एक लालू परिवार के अंदर, अब बड़े भाई तेज प्रताप को कह रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं छोटे हैं, बड़े हैं, बड़ा नहीं बड़े confuse भाई है। वो गन्ना के हिसाब से वो बड़े भाई हैं, सर्टिफिकेट में गलत इन लोगों ने भरा है। ये परिवार के अंदर बड़ी कलह है, बहन अलग है, भाई अलग हो गया, पार्टी से निकाल दिया गया। क्या भाई भाई में भी द्वंद्व है आगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर संशय है, और वो संशय जो है वो उनकी कुंडली की एनालिसिस करने से हमको रोक लेता है। लेकिन तेज प्रताप जी का जो एनालिसिस है वो ये है कि आपस में जो भाइयों का जो प्रेम है वो आगे चलकर जो इस समय है उससे भी थोड़ा सा खराब हो सकता है, और परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी इसके अंदर परेशानी वाली बात यह है, जब मैं कह रहा था कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द सिप, तो वो उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि भातृ से घात हो जाए या
प्रॉब्लम हो जाए फ्रॉम द फैमिली, या फैमिली से ही परेशानी हो जाए, तो जो चीज़ बाहर से होती थी वो घर के अंदर ये संभव है। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि केतु की पूजा करनी चाहिए, तो वो सब तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो केतु को साध लें, उसकी एनर्जी साध लें, तो उनको जो है सत्ता का सुख अभी नहीं मिला तो 5 साल के बाद तो मिल सकता आपने है। एक बात कही बीच में, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और मेरा भी उस पे जो है कि आपने कहा कि भाई संशय है तेज प्रताप के डेट ऑफ बर्थ और इसको लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ उनको मालूम होता है, टाइम मालूम नहीं होता, जी। या फिर कभी कभी कुछ लोगों का ईयर मालूम नहीं होता। क्योंकि पहले जमाने में, जैसे मुझे नहीं मालूम मैं कब, दिन तो पता है लेकिन समय मालूम नहीं है। ऐसे लोगों का तो चार्ट तो खराब बनेगा, गलत बनेगा, सारा मिसकैलकुलेशन हो जाएगा। उसके लिए आप कोई तरीका बताइए कि आदमी का क्या चार्ट को फिर से रीड्रॉ किया जा सकता है क्या? आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका एक बहुत सुंदर सा आंसर है कि आपका एक जीवन व्यतीत हो चुका है, और उस जीवन के अंदर आपने जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। कुछ आपने अच्छे पल देखे होंगे, कुछ मध्यम पल देखे होंगे, कभी आप किसी पल में खिन्न भी रहे होंगे, परेशान हुए होंगे। यदि आप मुझको वो पलों के बारे में बताएं कि वो उस दिन घटित हुए थे, इस दिन आपको शाबाशी मिली थी, इस दिन आपने ग्रेजुएशन हुआ था, इस दिन आप पहली बार विदेश गए थे, इस बार आपको ये परेशानी हुई, इस समय घर के अंदर ये बुजुर्ग जो हैं वो चले गए, तो मुझको आपके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। और फिर आपकी जो संभावित डेट ऑफ बर्थ है, उस चार्ट के अंदर मैं वो डाल के देखता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, और फिर मैं उसको रोटेट करता हूँ कि अब ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये अब ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से और चार्ट्स होते हैं जिसको हम षोडश वर्क बोलते हैं, 16 कुंडलियां होती हैं। तो हर चीज को या हर आपके जीवन की घटना को एक एक उस चार्ट में डालकर उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। एक बार वो सिंक हो जाता है तो हमको ये समझ में आ जाता है या पता चल जाता है कि आपका टाइम क्या है। अब ये बात तो हुई जिसको अपना दिन के बारे में परेशानी है, जी, जी। या अपने 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 टाइम के बारे में परेशानी है। बहुत सारे लोगों को साल का पता नहीं होता कि बाढ़ तो आई थी, लेकिन बाढ़ अगले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी। बहुत सारे लोगों को साल के अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये इतनी एक्यूरेट बर्थ टाइम है कि यदि आपके पास टाइम हो और आप मेरे साथ बैठें तो, और आपके अंदर वो सब बातें बताने की का मादा हो जो मैं आपसे पूछूं, तो मतलब आपको वास्तव में अपनी अपनी सारी की सारी स्मृति पटल के ऊपर दोबारा से चीज़ों को डालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मुझे बताया तो आपका डेट ऑफ बर्थ निकालना मुश्किल काम नहीं है। मतलब ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत अच्छी बहुत, जानकारी क्योंकि बहुत होगी। सारे लोग हाँ। जो है वो उसमें परेशान रहते हैं कि भाई चार्ट ही गड़बड़ है। बिल्कुल, तो मैं कहना चाहूंगी आप सभी से कि अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ईयर की जानकारी आपके पास नहीं है तो आप विनय बजरंगी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसका पता लगा सकते हैं। एक और सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लालू परिवार पे हम जिक्र चर्चा कर रहे थे, पूरे लालू परिवार पे करप्शन का चार्जेस है, लैंड फॉर जॉब स्कैम है, अभी जमानत पर लालू जी बाहर है। क्या आने वाले दिनों में कुछ लालू परिवार पर खतरा मंडरा रहा है? जेल जाने का योग देख रहे हैं क्या आप? आपने नाम सुना है पितृदोष का? पितृदोष जो होता है वो लोग उससे घबराते हैं। और बहुत बार घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी होती है तो पंडित जी को कहते सुना जाता है कि कुंडली में आपके शायद पितृदोष है। हाँ। बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं, गया जी जाते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और वहां पर पितरों का तर्पण करते हैं और तब जाकर उस दोष से बाहर निकलते हैं। अब इस पितृदोष का जो वैज्ञानिक रूप है वो लालू जी का परिवार है। अब वो समझने की कोशिश Oh my कीजिए God. कि अपराध किसने किया और भुगत कौन रहा है। ये है पितृदोष का जीवंत उदाहरण। समझने की कोशिश कीजिए। और यही पितृदोष जो है वो कुंडलियों के अंदर रिफ्लेक्शन में आता है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं इतना दानवीर हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर ही अनायास ही क्यों ये परेशानी आती है। और फिर पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है। अब वो इसको समझ नहीं पाता कि ये पितृदोष है क्या। अब ये पितृदोष जो कि किसी पिता ने किया है वो बच्चों में ट्रांसमिट हुआ, बच्चों के बच्चों में ट्रांसमिट हुआ। जब तक इसका ऋण समाप्त नहीं होगा,
यानी कि जब तक सरकार नहीं छोड़ेगी कि हाँ अब तुम जो हो दोष मुक्त हो, तब तक ये पितृ दोष रहेगा। और यही कुंडली के अंदर होता है, और यही कुंडली के अंदर समझने की बात है कि कौन से पितृ ने किया है। ये जरूरी नहीं है कि आपके बाबा ने किया हो, दादा ने किया हो, या परबाबा ने किया हो सकता है कि 5 पीढ़ी पहले हुआ हो। उसका भी आ जाता है। आता है, यही तो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि कब निकलेंगे, तो निकलना तो मुश्किल। भाई अब पितृपक्ष आने वाला है, तर्पण वर्पण कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। अब एक और नया एक व्यक्ति जो है बिहार की राजनीति में चमक रहा है, वो है प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है? वैसे मैं अपनी बात में आपको बता दूं, मुझे उस तरह के नेताओं से बड़ा डर लगता है जो न विचारधारा बताते हैं, न एजेंडा बताते हैं, कहाँ से पैसे लेकर के आते हैं वो भी नहीं बताते, जनता का कम रोल होता है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, प्रचार का माध्यम कंट्रोल करके मैनेजमेंट के जरिए आप राजनीति करते हैं। मुझे तो डर लगता है, लेकिन क्या बिहार के लोगों को इस तरह तभी के, उनको केजरीवाल पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। हाँ, क्या तो उनको मैं अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसका आंसर स्वयं दे रहे हैं, राइट? तो मैं दिक्कत ये आपको है, आप एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज करते हैं, मैं पॉलिटिकली एनालाइज करता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं एक बात कि आपकी कुंडली के अंदर ना एक कंट्रोलिंग प्लैनेट होता है, जो कि आपकी तासीर बताता है, आपके बारे में बताता है, और वही आपके मूड और आपको रेगुलेट करता है। आप चाहे कितना भी विचलित हो जाएं, लेकिन आप अपने पद से नहीं हटते हैं। आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उससे नहीं हटते हैं। कोई मतलब किसी चीज से हट जाता है, कोई किसी, लेकिन आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। जिनकी कुंडली के अंदर ऐसे सशक्त प्लैनेट्स नहीं होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं होती है, और वो सिर्फ मजे ले रहे होते हैं समय के हिसाब से, क्योंकि गोचर उनके पक्ष में होता है। ओके। और एक समय तक वो जो है वो समय से मजे लेते हैं, और फिर समय मजे लेना शुरू कर देता है। तो इनके बारे में भी मेरी एक पुराने पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि देखिए अभी फिलहाल के लिए he can be a deciding factor, he can be a king maker, but he cannot be the king. He can be someone who can put some sort of positivity somewhere किसी के लिए, लेकिन अगर हम इसको बहुत लंबे अंतराल में देखें तो जितनी भी एनर्जी अभी कुछ कुछ प्लैनेट्स में मुझे नजर आती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, एंड देन कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि इनका परचम लहराए, लेकिन फिर वो अस्त की ओर है। जब तक ये अपनी एक आइडियोलॉजी, जो आप बात कर रहे थे, जब तक अपने एक विशिष्ट ग्रह के बारे में ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करने आया हूं, और मेरी विचारधारा क्या है, जब तक ये नहीं बताएंगे, यानी कि अपने किसी एक पर्टिकुलर ग्रह को ये सशक्त नहीं करेंगे, तब तक ये परेशानी का भाव उनके ऊपर रहेगा। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है कि उनका कुछ से हो, उनका कुछ मतलब हो, लेकिन उसके पश्चात वो फिर हल्का हल्का ही पड़ना शुरू होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि समय होता है, इस तरह के नेता जो है चमक जाते हैं। जैसे केजरीवाल का समय था, हाँ। वो चरम पे पहुंच गए, और उसके बाद समय जो है मजे लेने लगता है। केजरीवाल के साथ भी उस समय मजे ले रहा है ना? ऐसा ही हाल जो है वो प्रशांत किशोर का संभव है कि हो, यदि उपाय नहीं उन्होंने किए तो। अब एक चीज बताइए मुझे कि अब तो सारे लीडर्स के बारे में हमने, एक जनरल प्रेडिक्शन बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है? बिहार के चुनाव में जो है वो एक बहुत नया नाम उभर के आएगा, बहुत नया नाम, एक ऐसा नाम जिसके बारे में संभवतः मैं भी नहीं जानता हूं कौन है वो, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, नो वन फ्रॉम दिस। ओह माय गॉड। कोई नया नाम होगा जो कि उभर के आएगा। नहीं, मैंने कहा मैं इस बार मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं उसके अगर नाम को बता भी दूं कि उसका नाम जो है वो री अक्षर से शुरू होता है, तो वो संभवतः उसका चंद्र राशि का नाम होगा, जो कि हो सकता है कि लोग बोलचाल में उसको यूज ना करते हो, लेकिन री राशि से होगा उसका नाम। तो ये जो है वो नाम उभर के आएगा और वो कंट्रोल करेगा पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर। तो जो अभी आपने जितने भी नाम लिए, जिनके बारे में हमने चर्चा करी है, वो इस बार कोई नहीं होगा। बिहार के अंदर इस बार बहुत बड़ा तमाशा होगा। तमाशा होगा, क्लियर कट विनर कोई नहीं होगा। क्लियर कट विनर कोई नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम, एक नया नाम बड़ा बन जाएगा। नया नाम बड़ा बन जाएगा। हालांकि
अगर आप हमसे पूछेंगे तो मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन है, क्लियर कट विनर नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ इलेक्शन, इसमें तो कोई डाउट ही टफ नजर एंड नहीं इंटरेस्टिंग राइट। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो जनता के लिए रहता है, क्योंकि उसने वोट दिए होते हैं और बाकी लोग जो है उनके लिए अच्छा खासा गॉसिपिंग का एक बिल्कुल। सिस्टम आप रहता है। मुझे एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत सारी कुंडली देखते होंगे, नो डाउट। आपने अभी तक कितनी कुंडलियां देखी हैं? देखिए अभी गिनती तो मेरी भूल चुका हूँ लेकिन 5-1 लाख के आसपास कुंडली ओ देखी माय होगी गॉड। तो मैंने। आपने अगर मतलब कुंडली जितनी भी महिलाओं का देखा है, जो महिला नेत्री हैं, महिला नेता, उनमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किनकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है? पावरफुल लीडर आपको कौन समझ में आ रही है महिला अगर में? महिला की बात जी, करती हैं महिला। तो देखिए इस परिप्रेक्ष्य में तो मैंने कोई ऐसी महिला की कुंडली देखी नहीं है जो मुझे लगता हो कि एकदम जो है वो उभर के आने वाली है। और लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो 2032, 33, 34 का टाइम होगा, इसके अंदर किसी ना किसी महिला का उदय अवश्य होगा। और वो जो उदय है वो जो इस समय जो पॉलिटिक्स के पटल के ऊपर जो लेडीज हैं उनमें से कोई नहीं होगा। वो एक बिल्कुल नई महिला होंगी, लेकिन काफी पोटेंशियल के साथ, काफी पोटेंसी के साथ वो भारतवर्ष के सीन के ऊपर आएंगी और काफी सारे सालों तक रहेंगी। वो 2-3-4 साल की बात उनके मतलब अंदर आने नहीं वाले है। दिनों में बहुत सारा खजाना निकलने वाला है। खजाना निकलने वाला है और ऐसी एक बहुत ही सुषमा स्वराज जैसी जो है वो एक नेता जो है वो आप देख पाएंगी। विनय जी, आप बात ममता बनर्जी की करें तो क्या उनका टाइम पूरा होने वाला है या उनका जो गोल्डन टाइम चल रहा है वही चलता रहेगा? देखिए अभी तो उनका गोल्डन रन चल रहा है और अभी चल रहा है और चलता भी रहेगा, अभी खत्म नहीं हो रहा है। और उपाय जो है उनको इस बार करना पड़ेगा जिनको उनको ध्वस्त करना है या हराना है। और उपाय जो है वो बहुत सिंपल सा उपाय है कि अपने बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर यदि कोई केंद्रित करके ये सोचें कि आप मैडम को, दीदी को हरा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, बहुत सारी आइडियोलॉजीज के ऊपर जाना पड़ेगा। और यदि हम बात करते हैं बीजेपी की, तो उसको जनसंघ में जाना पड़ेगा, आरएसएस में जाना पड़ेगा, वहां से कुछ ना कुछ निकाल के लाना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर कुछ होगा। अन्य ये उपाय बता रहा हूं मैं। और यदि वो नहीं गए तो शी इज गोइंग टू बी द कंप्लीट विनर एंड शी इज गोइंग टू टेक अवे। ममता जी के बारे में आपने पूछ लिया, योगी आदित्यनाथ जी अरे कैसे हाँ, भूल हम जाए? कैसे भूल सकते हैं? योगी जी हाँ। का क्या लग रहा है? मुझे योगी जी का जो सितारा है वो डूबता हुआ नजर नहीं आता है, जी। और या फिर अस्त होता हुआ सूरज नहीं है। अभी चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी? निश्चित तौर से बनेंगे, ओह माय गॉड। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की वो दावेदार हैं और बनेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ है? हो सकता है कि उत्तराधिकारी ना हो, लेकिन इवेंचुअली वो पदासीन होके ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आपने ऐसे डायरेक्टली आपने कह दिया। देखिए आपने कहा था कि मुझे ब्लंट आंसर चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल सही है, ब्लंट आंसर लेकिन ये देता जो हूं। है ये बहुत सारे लोगों को की इच्छा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ। 3 लोग देश के नेतृत्व को एक तो कर रहे हैं। अमित शाह जी भी जो है वो इज नॉट फार बिहाइंड, उनका भी जो योगदान रहता है वो किसी से कम नहीं होता। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है वो इस तरह का सितारा है, वो तो बहुत है। एक और किसी ने मुझे कहा कि भाई क्या बताइए, आजकल लाख तो नहीं करोड़ों लोग रील्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा, और सब लोगों का ये शौक है, एक ख्वाहिश है कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, क्या ऐसी कोई दशा है या किसी के चार्ट में इस तरह के कोई संयोग होते हैं कि जिसकी वजह से वो आदमी वायरल हो जाता हो? ये ना आपका बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं पर्सनली आंसर करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रतिभा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका शुक्र पंचम भाव के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो अपनी प्रतिभा
जरूर दिखानी चाहिए लोगों को। अब ये प्रतिभा दो तरीके से होती है। एक तो आपका एक अंदर का मन जो है वो सेटिस्फाई होता है उससे, राइट, अंदर मन की हाँ मेरे को लोग नो जाना है। और एक जिसको हम वायरल ना भी हो लेकिन आपका एक हॉबी होती है, वो आपने करना शुरू किया। और फिर दूसरा होता है वायरलिटी इंडेक्स, यानी कि वो राहु के साथ मिलके कितना प्रचंड रूप से फैला, ये दूसरा इंडेक्स होता है। तो आपके अंदर भी प्रतिभा है और आपने कोई रील बना के डालने का शौक रखते हैं, तो मेरा अनुरोध ये है कि आप उसको एज अ हॉबी करें, जरूर करें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब राहु गोचर में घूम रहा होगा और वो आपके उस प्रतिभा के वीनस को, पंचम भाव से जो कनेक्टेड है, उसको एक्टिवेट कर देगा, तो आपका कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है। तो आज ऐसा नहीं है कि आज कोई डाला या आज मैं कर रहा हूं तो आज ही हो सकता है 2 साल के बाद हो सकता है 3 साल के बाद हो। तो जो लोग भी इसके अंदर अपना टाइम डाल के काम करते हैं, तो मेरा उनको एक थम्स अप है कि आप खूब करिए। लेकिन ये जरूर देख लीजिए हॉरोस्कोप के हिसाब से कि ये आपकी आजीविका का सूत्र बनता है कि नहीं बनता। बहुत बार क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि मैं कल वायरल हो जाऊंगा और परसों से मेरे पास बहुत सारी एंडोर्समेंट आ जाएंगी और मेरा घर संपन्न हो जाएगा। तो ये अगर योग कुंडली के अंदर नहीं है तो आप हॉबी के लिए करिए, आप इसको अपने बेसिक ब्रेड एंड बटर के लिए मत कीजिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। क्या इसको चार्ट देख के कैलकुलेट भी किया जा सकता है? इसको चार्ट देख के कैलकुलेट किया तो जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है कि आपने वो जो वीडियो डाला है वो किस मतलब से है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपका ये चार्ट एक्टिवेटेड है कि आपकी वायरल वीडियो हो सकती है, राइट, और आपकी बुद्धि ने वो वीडियो बना दी किसी और चीज के ऊपर, यानी कि आपने उस समय पॉलिटिक्स की बात हो सकती थी, राह से चीज एक्टिवेटेड थी, आपने बना दी माँ पे, और वो माँ की चीज जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाई। अगर राह से बनती तो एक्टिवेट होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप राह से बनाइए, माँ से बनाइए, जा से बनाइए, हा से बनाइए, सारी बनाते रहिए। हो सकता है कि अभी नहीं तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई ना कोई जो आपका जो एक नामाक्षर है वो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको आप पॉपुलैरिटी इतना मिल सकती सीक्रेट है। बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया के जितने इन्फ्लुएंसर हैं आपको कॉल करके पूछेंगे भाई शेड्यूलिंग क्या करें, बता दीजिए। सर मेरा एक सवाल ये है, नो डाउट सोशल मीडिया का जमाना है, रातों रात लोग स्टार्स बन जाते हैं, क्या रातों रात करोड़पति भी बना जा सकता है? Oh my God. बहुत बहुत अच्छे कुंडली मुझे में योग बताइए होते हैं। सबसे पहले। थोड़ा सा मुझे भी। तो रातों रात करोड़पति बनने के कुंडली के अंदर विशेष योग होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं और आपका ये मन है कि आपके पास एक बहुत नायाब हीरा हो, और वो हीरा जो है वो हो सकता है कि आपके घर के नीचे ही दबा हुआ हो, पर आपको पता ही ना हो कि खोदना कैसे है, और अगर खोदना है तो खोदने का टेक्निक क्या है, और जब वो निकल जाएगा तो उसको कौन जो है उसको एक तरीके से उसको तराशेगा ताकि वो हीरा जो कि आपको चाहिए वो बन जाए। तो आपके पास वो कुंडली के अंदर योग होने चाहिए, वो एक देखने का एक सिस्टम होना चाहिए कि वो आपकी कुंडली में है कि नहीं। तो कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग या धन योग हर एक के अंदर होता है। इसको प्रचंड करना अपने हाथ में होता है कि आपकी कुंडली में धन योग है, उसकी पोटेंसी क्या है, 10% है, 20% है, 50% है। इसको प्रचंड कैसे करना है, यानी इसको और एक्टिवेट कैसे करना है, सुपर एक्टिवेट कैसे करना है। अब सुपर एक्टिवेट करने का तरीका क्या होता है, आपको इंतजार करना होता है, एफर्ट्स पहले डालने होते हैं, मंगल का काम करना होता है। आपको थोड़ा सा, अब जैसे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं कि वो राहु फैला रहे हैं, यानी कि अपना बात फैला रहे हैं, चाहे उसका कोई लाभ इमीडिएट हो ना हो, लेकिन अपना एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। जब आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है, यानी कि हर एक प्लेनेट का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन उसके अंदर होता है, और जब वो पार्टिसिपेशन हो जाता है तो वो तुरंत ही जो है वो आपको एकदम लाभ देना शुरू कर देता है, और लाभ ऐसा देता है कि आप ओवरनाइट स्टार हो जाते हैं, या ओवरनाइट आपको लाभ, आपको जो है वो करोड़पति जो भी आपने कहा वो योग बन जाता है। लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछ के देखिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ऐसे हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं।
उनकी मेहनत बहुत होती है। अगर रिंकू सिंह जो है वो 6 छक्के मार सकता है या 5 छक्के मार सकता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने जैसे मार दिया जाकर ऐसे ही। उसने जो है वो बात सही है। 6 साल मतलब जो आप ये कह है, रहे हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, फल जरूर राइट टाइम में मिलेगा, राइट। लेकिन हम लोग भी देखते हैं अपनी लाइफ में, और गॉसिपिंग भी ऐसी होती है, यार उसको तो बड़ा लॉटरी लग गई, देखा वो तो ये हो गया। मतलब लोग बोलते हैं यार एक जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। तो क्या किस्मत पे हमें डिपेंडेंट होना चाहिए? किस्मत जैसे ये होता है कि जो मेहनती होता है कभी भूखा नहीं सोता, हाँ। लेकिन वो किस्मत वाला नहीं होता। बिल्कुल सही बात सही है, कह बिल्कुल रहे हैं। सही बात है, ये तो बहुत सही बात है। तो आपकी किस्मत अगर होगी तो आप अरबपति बन जाएंगे, और अगर मेहनती होंगे तो भूखे नहीं सोएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मेहनती होना तो नितांत आवश्यक है ही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि भूख से मृत्यु ही हो जाए तो किस्मत कहाँ रहेगी। तो अपने आप को जीवित रखना है, आपको ऊर्जावान रखना है, राइट। और उसके बाद जब जब किस्मत दरवाजा पे आएगी तब आपको एकदम सजग रहना है कि आओ, वेलकम। वेलकम। तो वो उसके लिए है, तो मेहनत करना तो एक बहुत एलिमेंट है, आपको करना ही चाहिए या करना ही पड़ेगा। और जैसे ही किस्मत आपका दरवाजा खड़काएगी, आप उसको स्वागत देंगे तो जरूर अच्छा काम हो जाएगा। एक और इस सारी चीजों के बीच ये जानना चाहिए कि ये जो अमेरिका के साथ ये ट्रम्प और ये जो अटखेली जो चल रहा है, ये कहाँ तक जाकर के रुकेगा? हिंदुस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है क्या? ये पाकिस्तान के साथ ये जो वॉर हुआ, क्या ये कंटिन्यू करेगा, या चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधरने वाले हैं? क्या होने वाला है? भारत का भाग्य की बात है ये। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली के अंदर जो सूर्य होता है, यानी कि जो आपके डिसीजन मेकर होता है, सुप्रीम डिसीजन मेकर होता है, उसकी स्थिति क्या चल रही है, उसके ऊपर क्या नेगेटिव योग है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य की स्थिति हमारे हॉरोस्कोप में, भारत के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी है। उसके ऊपर से नेगेटिव ट्रांजिट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अडिग है, फिर भी वो पॉजिटिव है। यानी कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं या फिर परिस्थितिवश लिए जा रहे हैं, वो पॉजिटिव है। जब ये ट्रम्प भाई साहब जीते थे, तो हमारे बहुत सारे चैनल्स थे जिन्होंने ये सोचा था कि पता नहीं कितना बढ़िया भारत को उपहार मिल गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे जैसे हिंदुस्तान में ही कोई उत्सव हो गया हो। तब भी मैंने बोला था, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले बोला कि हमको बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी रणनीति को हमेशा सॉलिड या सॉलिडिफाई होकर चलना चाहिए, और हम ये सोचेंगे कि वो हम पे मेहरबानी करता रहेगा या हमारा वो एक ऐसा मित्र है, तो वो हमको नहीं सोचना चाहिए। वो हमारा मित्र परिस्थितिवश हो सकता है, लेकिन वो हमारा मित्र है नहीं। तो आने वाले समय के अंदर भी जो भी हमारे सूर्य संबंधी लोग हैं, वो कम से कम ये सोच के रखें कि उनसे बातचीत करके रखें और अपनी चीज़ों को पॉजिटिव रखें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। विनय जी, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरा। क्या एस्ट्रोलॉजी ये बता सकता है कि जन्म और मृत्यु का सही वक्त, सही समय क्या है? देखिए, जन्म तो एक अलग बात हो गई, वो तो हो ही गया, और मृत्यु के बारे में इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन हो सकता है। जब मैं हो सकता है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो हमारे एक चैप्टर होता है जिसके अंदर हमको नाना विधियां सिखाई जाती हैं जिससे कि हम लोगों की आयु को इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक प्रण दिया जाता है कि आपको किसी के बारे में ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को ये बताते हैं तो कि तुम फलाने दिन मर जाओगे, चाहे आप उसको 100 साल के बाद भी बताएं, तो वो पाप आपके ऊपर आ गया। यानी कि ज्योतिषी के ऊपर पाप आ जाता है वो, कि आपने उसकी जो ये काम ब्रह्मा जी का है वो आपने जो है वो उसको बता दिया। तो हमारे को इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि हमको पता चल जाए कि वो जो मांगने आया है वो उसके जीवन काल में होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल राइट। हम इवैल्यूएट इसलिए करते हैं, लेकिन हम बताते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे आके कि सर बता दीजिए कि 80 साल है, 70 साल है, 60 साल है। तो फिर बहुत पूछते हैं तो हम उनको सेगमेंट में बता देते हैं कि भाई तुम्हारी दीर्घायु है या तुम्हारी मध्यम आयु है या अल्प आयु है, तो ये काम कर लो। शादी जब आती है हमारे पास, जब कोई कहता है कि हमारी कुंडली मैच कर दो, तो सबसे पहले जो अनायास की नज़र पहुंचती है वो जीवन काल पे पहुंचती है कि ये कितने दिनों तक, ऐसा ना हो कि जोड़े के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाए लाइफ के अंदर, कि
एक चला जाए और उसके बाद अगला भी 40 साल तक रहे तो एक दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि इंडियन परिवेश के अंदर शादी एक बार मानी जाती है। Right. तो इसलिए जो है हम ये जरूर देखते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी इवेल्युएट कर दो कि मैं 75 साल रहूंगा, 78, ये निषेध है। एक बात बताइए, क्या डू वी कैरी आवर पास्ट लाइफ्स बर्डन? ये तो मैंने आपको बीच में ही आंसर कर दिया कि पितृदोष कहां से आ रहा है। पिछले जन्म से ही आ रहा होता है। मतलब कि ये जो जीवन का जो कहानी है कि हम फिर से बर्थ रिबर्थ का जो साइकिल है, तो ये ना आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आप पैदा हुए, और जैसे ही आप पैदा हुए आपने कुछ काम तो किया नहीं, सांस ले ली एक दो और आपकी कुंडली बन गई तुरंत ही। जो कुंडली आप मुझे आज दिखाएं वो आपकी कुंडली जब आप पैदा हुए थे तब बन गई थी, जब आपने कुछ भी नहीं किया था इस संसार के ऊपर आकर। और कोई कहता है पंडित जी भाई तुम्हारा गुरु उच्च का है और तुम्हारा फलाना नीच का है और तुम्हारा ये ऐसा है ये वैसा है, आपने अभी तक कुछ इस संसार पे किया नहीं। तो ये सब चीजें जो कि अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं या बुरी हैं या बहुत बुरी कैसे आई, भगवान ने क्यों आपको ये सब चीज दे दी? इसलिए दे दी क्योंकि आपके पिछले जन्म के हिसाब से आपको ये आवंटन हुआ, एलोकेशन हुआ कि भाई इसको ये दे दो अच्छा है, ये हल्का दे दो, ये भारी दे दो, ये इसके अंदर थोड़ा सा कर्मा करेक्शन करेगा, थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से जीने की कोशिश करेगा। पिछली बार इसने अपनी वाइफ को परेशान किया था, इस बार उसको परेशानी करने वाला बना दो ताकि वो समझ जाए कि कैसे जो है इसको ठीक करना है, कैसे ठीक नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये आवंटन होता है, भगवान ब्रह्म करते हैं इसको। आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं, छोटे छोटे उपाय आपसे पूछना चाहूंगी। दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या वो छोटा सा उपाय करना चाहिए? दिन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले जब सो के उठें तो आपको प्रसन्नता के साथ उठना चाहिए, और चाहे पिछला दिन कैसा भी गया हो, किसी ने आपको मान लीजिए डांट भी दिया हो तो उसका भी आभार प्रकट करना चाहिए। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है कि मैंने कुछ सीखा या मैंने कुछ सिखाया। तो आभार से जब दिन शुरू होता है तो बहुत अच्छा होता है। और जो आभार से दिन शुरू करते हैं उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, आप समझ लीजिए कि उनका दिन चाहे कैसा भी जाए वो शाम को आकर ये परेशान नहीं होते कि ये खराब था या वो खराब था, खुश खुशी आते हैं अपने घर में आकर, और घर में वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। तो घर के अंदर हनुमान चालीसा सुबह के समय जरूर चलनी चाहिए, घर के कलह खत्म हो जाते हैं। मतलब घर पे पॉजिटिविटी आएगी। सर एक और सवाल, घर में कौन सा पौधा रखना चाहिए जिससे खुशहाली आए? देखिए पौधे तो आपकी कुंडली के हिसाब से रखे जाते हैं। अच्छा। कि आपकी कुंडली क्या कहती है, लेकिन यदि आपकी कुंडली आप मुझे बताना ना चाहो तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं चाहूंगी, शो के बाद जरूर चाहूंगी। नहीं मैं भी दिखवाऊंगा आपसे, तो कारण क्या है मुझे मालूम नहीं है, वो एग्जैक्ट टाइम जो है मुझे ही नहीं मालूम है। अच्छा, तो वो जो है वो जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि आप जो है वो तुलसी तो जरूर रखिए और घर से बाहर रखिए और उसको नित्य जल दिया करिए। और यदि कोई काम आपका बन ना रहा हो, कोई भी काम ना बन रहा हो, तो घर में एक शमी का पौधा ले आइए, शमी SHAMI, और वो घर के अंदर नहीं रखा जाता, घर के बाहर रखा जाता है। और उसको जिसका काम ना बन रहा हो वो अपने जल से हाथ से जल दिया करे उसको। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम लेकिन है। सर आजकल इतनी बिजी लाइफ है, लोग पहले घंटों घंटों पूजा कर लेते थे, ठीक है माता पिता करते हैं, लेकिन यंगस्टर्स अगर पूजा करना चाहते हैं, ऑफिस है 10 टेंशन से टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? गायत्री मंत्र का पाठ सुबह 11 बार कर लिया करें। स्नान करने के बाद जब बैठें अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए और कुछ भी ना कर पाएं तो बस अपनी आंखें मूंद के 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें, उससे भी उनको काफी अच्छा फायदा मिलता है। कई सारे मिथ्स हैं कि घर पे झाड़ू ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसे नहीं रखना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए, वो नहीं लाना वैसे तो चाहिए। बहुत मतलब सारी चीजें जो आजकल जो है वो टीवी पे आलतू फालतू चीज दिखा दिखा करके लोगों का जो है दिमाग ओवर बर्डन कर दिया गया है। वो कैसे इस तरह के चीजों से बचे? हाँ देखिए मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ सत्य होती हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल भ्रम के रूप में फैलाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके संस्कार क्या हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी दादी नानी माता ये किस प्रकार से अपने जीवन को चलाती थी, आपको इसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें आपने यदि नहीं सीखी हैं तो उनके चरणों में जाकर बैठ जाओ। वो आपको घर के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बता देंगे। अगर वो नहीं है तो जिस मोहल्ले में आप पुराने रहते थे
वहां के पंडित जी के पास जाओ, क्योंकि वहां से विचारधारा आती है, उनके पास जाके बैठो, वो आपको कुछ ऐसा ज्ञान देंगे जिसके आपको अपने घर को चलाने को मिल जाएगा। आप बिना मतलब में कोई ऐसी नई चीज करना शुरू मत करो जो कि आपको लगे कि यार ये करने से मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर एक भार का काम करे। तो जो चीज भार का काम करे, कोई नहीं चाहता कि आप करें, भगवान भी नहीं चाहते कि आप इतनी पूजाएं करें कि आपके पास और कोई काम करने का समय ही ना बचे सुबह। और ये एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि अगर आप 12 साल तक के हैं तो सुबह 2 मिनट स्मरण कर सकते हैं, बस 2 मिनट जो आपको सुमिरन करना है 2 मिनट कर रही है। अगर आप 30 साल तक 12 से 30 साल तक के हैं तो 10 मिनट से ज्यादा आपको करना नहीं चाहिए। यदि आप कामकाजी हैं तो सुबह जो है स्नान करने के बाद इतनी देर तक ही सुमिरन करें। यदि 30 साल से 50 साल के बीच में हैं तो 17 से 18 मिनट से ऊपर सुमिरन नहीं करना चाहिए। और 60 साल से ऊपर के हैं तो आपके ऊपर ही आधारित है कि आप कितनी देर करना चाहते हैं। इट कैन गो अप टू 2 आवर्स एज वेल। लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जो भी आप सुमिरन कर रहे हैं या जो भी आप प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं वो आपका एक इंपॉर्टेंट टाइम तो नहीं खत्म कर रहा। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में मीटिंग है और आप जो है कह रहे हैं नहीं सबसे पहले तो मैं पाठ करूंगा, तो आपको अपने पाठ को उस प्रकार से अलाइन करना चाहिए कि आप पाठ जरूर करें, आपको कोई रोक थोड़ा रहा है करने के लिए, लेकिन आप अलाइन करिए। आप जो है जिस प्रकार से करना चाहते हैं उस प्रकार से कीजिए। लेकिन जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो वो ना कहते हैं पहले हमारा सुन लीजिए जी, हम सुबह ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये जब इतना सारा करते हो तो फिर जो है वो बाकी जो काम करना चाहिए वो करते हो और उसके बाद कहेंगे कि भाई हमें सक्सेस नहीं तो मिलता हमको है। सक्सेस नहीं मिल रहा है। लाइफ में सर मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस हो, घर परिवार में खुशहाली हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के हिसाब से फिट आप कैसे रह सकते हैं? फिटनेस के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली के अंदर राहु और केतु के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ बैठे हैं। और नहीं भी पता है तब भी मैं आपको फिटनेस के कुछ मूल मंत्र देना चाहता हूं। कुंडली के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपना आत्मा शुद्ध और मजबूत होनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हो आपको पिता, गुरु और सूर्य का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। अब सूर्य नमस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह जल दे दिया। इसका मतलब ये है कि खड़े होके 11-12 आसन जो होते हैं सूर्य के वो पूरे करने चाहिए। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 1-2 बार कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसको जितनी ज्यादा बार कर पाएंगे उतना अच्छा है। दूसरा, प्राणायाम करना, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, राहु केतु को हल्का करने के लिए कि वो आपके शरीर के ऊपर अटैक ना कर दें। वरना राहु यदि बलिष्ठ हो गया तो डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पाएंगे मर्ज क्या है। सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी लेकिन कहेंगे कि ठीक नहीं हुआ। और केतु यदि बलिष्ठ हो गया तो हर चौथे महीने जो है वो सर्जरी की टेबल पे लेटे होंगे, कभी कुछ कट रहा होगा, कभी कुछ कट रहा होगा। तो घर के अंदर बैठ के राहु केतु के उपाय यानी कि प्राणायाम करिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार कीजिए। इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं है। ये काम करना शुरू कर देंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं कि 60 साल के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को निरोग रख सकते हैं। सूर्य को जल देने का क्या कोई सही समय है? लोग सुबह उठ नहीं पाते, कहते हैं अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए, लेकिन आजकल लोग कहाँ जग पाते हैं। अगर मैं इसको विपरीत कर दूं कि मुझे आपको सुबह उठाना ही है इसीलिए मैं आपको सूर्य को जल दिलाना है तो फिर देखिए, सुबह की जो ऊष्मा होती है, जो वो जो तेज होता है उसके ऊपर जब जल जाता है तो और वो जो पेनिट्रेट होकर हमारे पास आता है, मुझे वो चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो कुछ कला ऊपर हो गया, वो थोड़ा सा डिग्री ऊपर आ गया, तो वो जो मुझे सुबह वाली जो ऊष्मा थी वो नहीं मिल पाई। और उसके ऊपर से जब जल जाता है तो वो मुझे पेनिट्रेट करके मिला ही नहीं, तो मुझे फायदा ही नहीं हुआ। और साइंटिफिकली देखे तो विटामिन डी भी उसी समय मिलता तो है। मुझे आपको सुबह उठाना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सूर्य को जल देना अनिवार्य है। आप नहीं उठना चाहते हैं तो भाई, अब नहीं उठना चाहते हैं तो अब कैसे ठीक किया जाए? वो कैसे होगा ठीक? सर, आपने भी थोड़ी देर पहले हनुमान चालीसा का जिक्र किया था। हनुमान चालीसा पढ़ने का, सुनने का क्या सही वक्त है? देखिए, कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी लेट पढ़ के, सकते सो हैं, के, ड्राइव करके, कभी भी कहीं भी। बहुत बार लोग जो है वो लेटे लेटे भी सुन लेते हैं, लेकिन उनके साथ हो सकता है कि कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले तो ये एक तरीके से
मैं किसी को कंपल्शन में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि पहले ये वाली एक एक्टिविटी शुरू हो जाए कि आप सुनना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। एक बार जब बोलना शुरू होता है तो आदमी कहता है कि मैं ये वाला काम कर रहा हूं, अब इसका तरीका क्या है। अब मैं अपने घर के समक्ष जो मैंने मंदिर बना रखा है वहां पर मैं एक बार नीचे आराम से बैठ के, तरीके से बैठ के मैं करना शुरू करूं। तो सबसे पहले जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोग सुनते नहीं हैं, वो सुनना शुरू करें, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद जो है आसन लगाकर अपने मंदिर के सामने उसको पढ़ना शुरू करें। ये तरीका ठीक है। लेकिन जो कुछ नहीं करता है उसके लिए बताना चाहूंगा कि कम से कम सुनना तो शुरू करो। सुनना तो शुरू करो। बिल्कुल। आपके मन में कुछ और सवाल है? मेरे मन में तो, मैं तो अब इनसे जाकर के मिलूंगा, अपनी कुंडली बनवाऊंगा और मैं देखूंगा कि हमारे चार्ट के मुताबिक वे क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल। जाते जाते एक और सवाल पूछ देती हूँ सर, डायरेक्शन का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या ज्योतिष के हिसाब से? नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, मंदिर कहाँ रखना चाहिए, घर का डायरेक्शन क्या हो, ऑफिस कहाँ हो, इन सभी चीजों का असर होता है क्या जीवन में? देखिए, बहुत सारे जो वास्तु को करते हैं वो मुझसे खिन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि आप ये कहें कि मैं बाथरूम यहाँ कर दिया, मैंने अपना बेडरूम यहाँ कर दिया, तो उससे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो हाँ, आ रही है। लेकिन यदि आपने अपने अंदर एक नेगेटिविटी डाल रखी है, आपकी ग्रह दिशा ठीक चल ही नहीं रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जैसे ही मैं बाथरूम ठीक करूंगा मेरी कल रील वायरल हो जाएगी, नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि मैं जो हूं कल से पूरा व्यवस्थित हो जाऊंगा, नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने आप को व्यवस्थित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 9 ग्रह हैं, उनकी एनर्जी अपने लिए व्यवस्थित कर लीजिए। जब वो व्यवस्थित हो जाएगी तो वो सेकंड स्टेज है कि आपका वास्तु भी ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ग्रहों की क्या आप ठीक कर रहे हैं, क्या आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन सी दशा में, कौन से गोचर के अंदर क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार ये व्यवस्थित हो जाएगा, उसके बाद वास्तु ठीक कर देंगे। लेकिन सिर्फ वास्तु ठीक करके आप सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हो। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि समटाइम्स वी गो बियॉन्ड, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रेच इतना हम लोग कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप कैसे, आप एक तो घर मिलना मुश्किल होता है, किराए वाले घर में आप जाकर के किस तरीके से आप वास्तु ठीक करें। डायरेक्शन देखें। और वो होता क्या है कि कुछ लोग के दिमाग में साइकी के अंदर घुस जाता है, तो वो हमेशा जो है वो निगेटिविटी जो है वो दिमाग में बनी रहती कि इस वजह से, इस घर की वजह से, तो बाथरूम की वजह से, दरवाजे की वजह से इल्लक आ रहा है। तो ये मुझे लगता है इसको अवॉइड तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो कि इस प्रकार से उनके दिमाग में घुस गया है कि मेरे घर में कुछ परेशानी है और मेरे घर के वास्तु में कुछ डिफेक्ट है और वो काम नहीं हो रहा, तो मैं उनको सबको बताना चाहूंगा कि एक उपाय है, वो करिए। और यदि आपने वो उपाय किया तो घर के कम से कम जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। और घर के जब नेगेटिव इफेक्ट खत्म होंगे तो आपका उसके बाद भी कुछ नहीं चल रहा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं थी, कुछ और है, और जगह उसको है। ठीक कर लेते हैं। तो घर के अंदर सुंदर कांड का पाठ होना बड़ा जरूरी होता है और सैटरडेज को करना चाहिए, महीने में एक बार करना चाहिए। और शाम को जब 2 बेला मिलती हैं, मान लीजिए सूर्यास्त कहीं पर शाम को 7 बजे हो रहा है तो 6:30 बजे पढ़ना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। 1 घंटे में खत्म होता है, तो सूर्यास्त भी हो गया और दूसरी बेला शुरू हो गई, तो 2 पहर मिल जाते हैं। तो ऐसे में करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उस वाले शनिवार को होना चाहिए, किसी भी शनिवार को करिए। और घर के जितने भी सदस्य हैं कोशिश ये हो कि सब बैठ जाएं। थोड़ा सा प्रसाद रखना चाहिए, कुछ भी, चीनी भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा गंगा जल, ना हो तो शुद्ध जल। जब एक बार सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए तो उस जल को घर में छिड़क दें और उसको समाप्त कर दें और प्रसाद घर के सदस्यों में बांट दें। ये 11 बार का नियम है, यानी कि 11 महीने चलता है। लेकिन जैसे जैसे ये चलता रहेगा आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होगी, वास्तु दोष होगा, जो कि हर एक घर में होता है, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके अंदर वास्तु दोष ना हो। क्योंकि वास्तु दोष ना हो उसके लिए तो आपको 1000 गज का प्लॉट चाहिए और बीच में बनाना है, और वो भी एक ओरिएंटेशन से बनाना है, तब जाकर आपका वास्तु दोष शायद आप उसको काउंटर कर लें। तो ये जो मैंने आपको बताया है, यदि ये लोग करते हैं तो घर का वास्तु दोष तो समाप्त हो मेरे जी, जाएगा। लोग ये भी कहते हैं आग और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में कलह होता है। इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, आग और पानी का तो कलह का एक रूल ही होता है। इसीलिए किसी कोण के ऊपर हम अग्नि नहीं रखते हैं, या हम किसी कोण पे हम जो है वो बाथरूम नहीं रखते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिनका फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो तुड़वा तुड़वा के जो है अपने बाथरूम को चेंज कर रहे होते हैं, या टॉयलेट सीट को चेंज कर रहे होते हैं, या बेडरूम के अंदर किचन बना देते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल काम है। ये सारा का सारा सुंदरकांड से ठीक हो सकता है। चलिए बिल्कुल। तो आज बात करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अभी मिलने वाले हैं सर आपसे थोड़ी देर में। हाँ, और बहुत सारी नई जानकारियां, जी, बिल्कुल। और जो आपने प्रिडिक्ट किया बिहार के इलेक्शंस के बारे में, और वर्तमान जो स्थिति, जो बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं, वो पॉलिटिकली भी मुझे बहुत ही फिजिबल लग रहा है और सही लग रहा है। और आपने बिल्कुल सही किया। इस तरह की जो आज जी। पॉडकास्ट का मकसद था, वो हम लोगों ने शायद पूरा कर बिल्कुल, लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए कैपिटल टॉक में आज हमारे साथ विनय बजरंगी जी थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जिंदगी में परेशान है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और अगर आपके पास भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, बजरंगी जी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन की डिटेल्स में मिल जाएगा, वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। आप उनसे सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।